नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कमल और इस वक्त हमारे साथ हैं जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री ओमार अब्दुल्ला। स्वागत है आपका आज तक पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए कश्मीर घाटी आए। आपको लगा कि उनकी यात्रा का जो मकसद था वो पूरा हुआ? ये उनका आने का मकसद था वहाँ के लोगों के साथ हमदर्दी करना, और उससे पहले लद्दाख गए, सियाचिन गए, जहाँ वो फौज की हौसला अफजाई करना चाहते थे। मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो मकसद पूरा हुआ। आप कुछ निराश नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि जितनी आपकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। आपने इस यात्रा को एक बिग लेट डाउन ठहराया। आपने कहा कि बहुत बड़ी आपको निराशा हुई इससे। मैंने कब कहा ये देखिए आपका बयान है जिसमें आपको लग रहा है कि जितनी उम्मीद थी, क्या आपको लगता है कि वो पूरी उम्मीद आपकी इस यात्रा से पूरी हुई? हम ये ज़रूर उम्मीद कर रहे थे कि जो रियासती हुकूमत के तरफ से पैकेज की मांग की गई है उस पे वज़ीर आज़म साहब मंजूरी देके उसका वहाँ पे ऐलान करते, लेकिन कहा गया है कि इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा। पर आपने मांगे भी तो 44,000 करोड़ रुपए थे उमर साहब। नुकसान तो लाखों में हुआ है, लाखों करोड़ों में हुआ है नुकसान। हमने तो बहुत कम मांगा है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि जैसे जब आंध्र प्रदेश में हुडहुड आया तो उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2,000 करोड़ रुपए की मांग की, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए उन्हें मिले प्रधानमंत्री की तरफ से। आपकी मांग ही इतनी ज्यादा थी कि निराशा वाजिब थी उसके बाद। नहीं, ये पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया वो इस पैकेज का नहीं था। वो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में से पैसा थोड़ा सा हाउसिंग और अस्पतालों के लिए दिया। उसका इस पैकेज के साथ जो है कंपैरिजन मत करें। इस पैकेज पे अभी भी बातचीत चल रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले मरकज़ की तरफ से 2 टीम आई, उन्होंने जम्मू का दौरा किया, कश्मीर का दौरा किया। अब उस पर बहस चल रही है। इस पैकेज का कितना हिस्सा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये नहीं कहा। पीडीपी के खास तौर से लोग कह रहे हैं कि पीडीपी का जवाब मैं कहां दे सकता हूं? नहीं, पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपके हिसाब से पॉलिटिकल था इसका मोटिव या आपको लगता है ह्यूमैनिटेरियन? देखिए, अगर इस विजिट से, अगर इस दौरे से वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ फ़ायदा हासिल होगा और जो सैलाब का नुकसान अगर कुछ हद तक उनका पूरा हुआ तो इसमें बुराई नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमने देखा, खासतौर से हुर्रियत की तरफ से रिएक्शन आया कि दिवाली के दिन प्रधानमंत्री आखिरकार कश्मीर घाटी क्यों आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिवाली का दिन चुनना बजाय ईद के सही था या गलत? अगर ईद को आते तो यही हुर्रियत वाले शिकायत करते कि देखिए जी, ईद को आए और हमारा ईद जो है ख़राब किया क्योंकि सिक्योरिटी के बंदोबस्त की वजह से हम नमाज नहीं पढ़ पाए। क्योंकि यही हुर्रियत वाले जो हैं प्रधानमंत्री के आने पे हड़ताल का कॉल देते हैं। वज़ीर आज़म साहब अगर ईद पे आते तब भी इन्हीं लोगों से उनकी मुखालफत होती। अब दिवाली पे आए, यही लोग मुखालफत कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दिवाली प्रधानमंत्री साहब का शायद सबसे बड़ा त्यौहार है, और उस त्यौहार को बजाय घर में मनाने के वो सुबह फ़ौज के साथ मना रहे थे और दोपहर को कश्मीर में वहाँ के जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनसे बात कर रहे थे। ये एक अच्छी बात है और इसका हमें जो है इसको हमें वेलकम करना चाहिए। कुछ विरोधियों ने कहा कि वो असली लोगों से तो मिले ही नहीं। श्रीनगर आए, लेकिन जो बाढ़ प्रभावित इलाके थे, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर पानी आया, वहाँ पर जाके लोगों का दर्द तो उन्होंने समझा नहीं, जाना नहीं। जहाँ तक हो सका लोग उनसे मिले। ये सही है कि वो उन इलाकों में जा नहीं सके जो फ्लड अफेक्टेड थे। आप चाहते थे कि वो जाए फ्लड अफेक्टेड? इसमें मेरा चाहना ना चाहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से तय हुआ और उन्होंने ही फैसला किया कि किन से मिलना है और कहाँ पे मिलना है। ये बताइए कि आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर नई सरकार से इंटरैक्ट कर रहे हैं। नई सरकार से इंटरैक्ट करते वक्त और पुरानी सरकार से इंटरैक्ट करने में आप क्या फर्क पाते? किस लिहाज से? हर लिहाज से। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मोदी को लेकर कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मोदी को लेकर कई सारे लोगों की सोच है, क्या आपको लगता है कि मोदी से जिस तरह की उम्मीद आपको थी मदद की, क्या वो आपको मिल रही है? ये आप ये मुकाबला कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हालात हमें पिछली हुकूमत के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इस तरह का सैलाब उस वक्त आया होता, उस वक्त के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारी कितनी मदद करते, कहाँ तक मदद करते, वो मैं कह नहीं सकता हूँ। इस साल हमारी प्लान की डिस्कशन हुई नहीं है, तो हमारा जो रेगुलर प्लान है वो एनडीए की हुकूमत में फ़िक्स हुआ नहीं। तो मैं ये भी अब तय नहीं कर सकता हूँ कि पिछली हुकूमत के मुकाबले
एनडीए की हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर को कितनी मदद मिलेगी ये मैं कह नहीं सकता हूँ। अगले साल जब रियासत का प्लान तय होगा उसमें हमें पता चलेगा कि पिछली हुकूमत के मुकाबले इस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को कितनी मदद करने का फैसला किया है। अहम सवाल इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, आपकी टर्म खत्म हो रही है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना चाहिए या नहीं, इस पर बड़ी बहस है। आप क्यों नहीं चाहते कि दिसंबर में चुनाव हो जाए? सिर्फ एक वजह, अभी जब लाखों में लोग ये सैलाब के बाद निकल के दोबारा से अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप लोग बार बार कहते हो कि लोगों तक रिलीफ पहुंचना चाहिए, हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि बीमारी ना फैले, सफाई हो, लोगों की जो लाइवलीहुड्स हैं उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, तो दूसरी तरफ से आप लोगों से कह रहे हो नहीं जी पहले आप आइए और इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। अब जिनके दुकान खाली हैं, जिनके मकान अभी गिरने का खतरा है, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, उन लोगों से आप ये उम्मीद करोगे कि बाहर आके वोट दे दें, वो शायद उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आपने कहा कि जीरो टर्नआउट होगा कश्मीर घाटी में। मैंने ये नहीं कहा, मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया कि जीरो टर्नआउट होगा। मैंने कहा अगर जीरो टर्नआउट हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो मैंने ये नहीं कहा कि बहुत कम या जीरो टर्नआउट। श्रीनगर में वैसे ही टर्नआउट कितना रहता है मुझे बताइए। अच्छे से अच्छे दिनों में श्रीनगर से कितने लोग बाहर आके वोट देते हैं, और वो अच्छे हालात में। आज जबकि पूरा श्रीनगर शहर जो है वो फ्लड अफेक्टेड है, आप कहां से उम्मीद करोगे कि लोग बाहर आएंगे? मेरा घर अगर गिरने के लिए तैयार होता, मैं शायद खुद वोट डालने के लिए बाहर नहीं आता, मैं दूसरों से क्या उम्मीद करता? पर लोग कहते हैं कि टर्म खत्म हो रही है, जम्मू कश्मीर पे दुनिया भर की निगाह रहती है, ऐसे में अगर चुनाव वक्त पे ना हुआ तो भारत की छवि भी खराब होगी। क्यों? अगर कि हम लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन कर नहीं सकते। ये आपको पहले तो ये देखना होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कर नहीं सकते, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी करना चाहिए या नहीं। करने के लिए तो हम कर सकते हैं अभी। अगर चलिए कल को श्रीनगर शहर में, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू के साथ, जम्मू शहर के साथ, अगर कि श्रीनगर शहर में 2 या 3% लोग जो है बाहर आके वोट देते हैं और 90% से ज्यादा लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्या इससे हिंदुस्तान की छवि कमजोर नहीं होती? इससे तो और ज्यादा छवि कमजोर हो जाएगी। आपके कुछ विरोधी हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि लोगों में रोष है सरकार को लेकर, इस वजह से उमर चाहते हैं कि चुनाव थोड़े टल जाए ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर मैं नाकामयाब रहा तो फिर लोगों का गुस्सा तब तक ठंडा कहाँ होगा? ये वही लोग हैं जो 2008 में हालात के वजह से कह रहे थे कि लोगों को इलेक्शन में डालना नहीं चाहिए। आज अचानक उनको लगता है कि चलिए, और उन्होंने खुद टीवी पे खुद कहा, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने खुल के शायद आपके चैनल पे कहा होगा कि हम तो फ्लड्स का जो है पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं। उनके जो दिल्ली में एक स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर हैं कोई, उन्होंने खुल के कहा कि हमें इसमें ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है, हम खुल के इस फ्लड्स का पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर इस फ्लड्स के बुनियाद पे हमारी हुकूमत बनी तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ ये लोगों का रिहैबिलिटेशन हुआ नहीं, ये अपनी पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन करने में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपको बढ़ना चाहिए था बाढ़ आने के बाद, अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आप उस हद तक आगे बढ़ पाए हैं, या आपको लगता है कई सारी गलतियां हुई जिन्हें अवॉइड किया जा सकता? उस वक्त आप भी श्रीनगर में थे, आमतौर पे लोग कह रहे थे कि यहाँ हज़ारों में लोग मरे हुए होंगे, और मतलब कोई 1000 से कम बात करने के लिए तैयार नहीं था। आज भी श्रीनगर शहर में 50 से ज़्यादा लोग नहीं मरे हैं इस फ्लड में। इस फ्लड के, आप जैसे मैंने कहा, आप उस वक्त थे, आमतौर पे लोग क्या कहते थे कि आप पानी से लोग इतना नहीं मरते हैं श्रीनगर में जितने फ्लड के बाद बीमारी से लोग मरते हैं। आज तक बीमारी, पानी के मतलब जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज से पूरी रियासत में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। एक भी आदमी जो है फाका कशी, भूख से नहीं मरा है, ठंड से नहीं मरा है, और बीमारी से नहीं मरा है। हमने 1700 से के आसपास जानवर जो हैं उनको साइंटिफिक तरीके से दफनाया है। इससे ज्यादा आप हुकूमत से क्या उम्मीद कर सकते हो? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कश्मीर में मिशन कश्मीर का ऐलान किया हुआ है। उनकी नजर है कि किसी तरीके से बीजेपी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में चुनाव में जीत के वो गद्दी पर बैठा दें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का मिशन कश्मीर पूरा हो सकता है? अब कहने के लिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब मिशन महाराष्ट्र नहीं चला, उनका चल ही गया। नहीं, कहाँ चला? सिंगल लार्जेस्ट तो बनी गए, सिंगल लार्जेस्ट 46 सीटों से 123 पे आ गए। सिंगल लार्जेस्ट और अपनी मेजोरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मुझसे पूछिए, मैं कोalition 6 साल चला रहा हूँ वहाँ पे। अपनी हुकूमत और किसी के बलबोते पे हुकूमत चलाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उनको दोबारा उन्हीं दोस्तों के साथ हाथ मिलाना पड़ा जिनके साथ उन्होंने रिश्ता तोड़ा हुआ था।
अब जम्मू कश्मीर से वो कितनी कामयाबी हासिल करेंगे ये वक्त तय करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है जिस उम्मीद से वो तैयारी कर रहे हैं उनकी वो उम्मीद पूरी होगी। क्यों नहीं? क्योंकि जब खासतौर से अगर हम लद्दाख का एरिया लेते हैं, हम जम्मू का एरिया लेते हैं, यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव में अच्छा किया था और साथ के साथ कश्मीर घाटी में भी उन्हें उम्मीद है, खासतौर से ऐसे में जब वोटर टर्नआउट बहुत कम होगा, क्योंकि कश्मीरी पंडित इस बार वोट डालने वाले हैं, तो हो सकता है उनके हिसाब से कुछ सीटों पर समीकरण बदल जाए। तो फिर हम उसी बात पे आ गए फ्लड्स और फ्लड असर पे कि बीजेपी वाले जोर देंगे इलेक्शन करवाने के लिए ताकि वो इस फ्लड का फ़ायदा लें, लोग घर से बाहर नहीं आएंगे और वो एक आर्टिफिशियल जो है वहाँ पे कामयाबी हासिल करेंगे। ऐसे हालात में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हालात में अगर के ज़्यादातर लोग कश्मीर की वादी के घर में रहेंगे इस फ्लड की नाराज़गी के कारण, तो फिर बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो इस फ्लड का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आमतौर पे हमने देखा कि जो हरियाणा की रियासत हो, महाराष्ट्र की रियासत हो, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो बीजेपी का रोल, जो बीजेपी की कामयाबी रही और उसके बाद असेंबली में जो उनके रिजल्ट रहे, फ़र्क रहा है। नहीं, पर आपको लगता है कि ऐसी अगर सरकार बनती है जिसमें, जैसे आपने कहा कि कश्मीर घाटी के वोटरों ने आके वोट नहीं दिया, बाहर के वोटरों ने जरूर वोट दिया और उससे कश्मीर घाटी के पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ हद तक बदल जाता है, कि आपको लगता है कि ऐसी सरकार में वो लेजिटिमेसी नहीं होगी जितना कि अगर सामान्य परिस्थिति में चुनाव होता है तब? वो लेजिटिमेसी का टैग तो आप लोग देते हैं, हम तो देते नहीं हैं। वो तो उस वक्त हुकूमत बने तो आप लोग तय करिए कि वो हुकूमत लेजिटिमेट है या नहीं है। पर क्या मैसेज जाएगा दुनिया भर में अगर एक बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए जम्मू कश्मीर का? देखिए, जमहूरियत में किसी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री को वहाँ कुर्सी पर बिठा देते हैं तो ये लोगों का फैसला होगा। और अगर ऐसे हालात में इलेक्शन हुए जिसमें कि कश्मीर के लोग जो है कम बाहर आए और उससे मैंडेट जो है वो बदल जाता है, तो ये वही है, ये जमहूरियत है, क्या कर सकते हैं। एक के बाद एक कई सारे नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, अलग अलग पार्टी के, कुछ आपकी पार्टी के, कुछ पुलिस वाले, कुछ पीडीपी के लोग जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इससे बीजेपी के लोग ये जता रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी शक्तिशाली हो रही है, हमारी हवा हमारी पार्टी की दिशा में बढ़ रही है। हवा तो है, कौन इससे इनकार कर सकता है। आप भी मानते हैं कि मोदी की हवा है कश्मीर में? नहीं, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा जम्मू की मैं बात करूँगा। लद्दाख, कश्मीर में भी शायद वो एक आध आदमी को जो है ले पाएंगे। जहाँ हवा का असर ना रहेगा वहाँ पैसे का असर रहेगा। आयाराम गयाराम का सिलसिला हर इलेक्शन से पहले होता है। लोग पार्टियां ज्वाइन करते हैं, पार्टियों को छोड़ते हैं। आखिरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वो 87 मैंडेट्स बांट सकते हैं। अब 87 सीटों में मांगने वाले तो बहुत हैं, तो नाराजगी तो होगी। क्या बीजेपी पे पैसे दे के कैंडिडेट खरीदने का आरोप? मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा जहां हवा का असर नहीं है वहां पैसे का असर हो सकता है। वो इस्तेमाल करेंगे या नहीं वो दूसरी बात है। क्योंकि आपने कह भी दिया लेकिन नहीं भी कहा आपने। वो सियासत में यही होता है। नहीं, लेकिन लग रहा है आपको कि जिस तरीके से मोदी कैंपेन कर रहे हैं देश भर में, अगर वो जम्मू कश्मीर में आके कैंपेन करते हैं उसका कुछ स्टेट में असर पड़े? वो मैं कह नहीं सकता हूँ, पहले इंतजार करें, आ जाए। क्योंकि आपने जरूर कहा था जम्मू में जब उनकी इलेक्शन रैली हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि इतनी बड़ी रैली जम्मू में नहीं हुई। वो सही है। और मैंने ये भी कहा कि बड़े सालों के बाद, मुझे जो लोग उस वक्त याद करते हैं उन्होंने कहा कि शायद वाजपेयी साहब का कभी इतना बड़ा जलसा हुआ होगा या इंदिरा गांधी जी का इतना बड़ा जलसा हुआ होगा, लेकिन उसके बाद नहीं। और ये सही है, मतलब पूरे मुल्क में अगर आप देखें तो लाखों के तादाद में लोग उनके इलेक्शन रैलीज में हिस्सा लेने आए। कश्मीरी पंडितों को जो इतने बड़े तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है इस चुनाव में, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है, क्या आपको चिंता है कि इससे? मुझे कोई चिंता नहीं है। वोटिंग का जो पैटर्न है वो जम्मू कश्मीर घाटी की सीट से बदल सकता है? मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये लोग इलेक्शन में हिस्सा लें, इनका हक बनता है, इनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। बदकिस्मती से उनको रियासत के बाहर से वोट डालना पड़ रहा है या कश्मीर के वो वादी में वोट नहीं डाल रहे हैं। एक दिन शायद अगर मोदी साहब अपना ये वादा पूरा करें, उन्होंने कहा कि वो कश्मीरियों को वापस ले जाएंगे, अभी तो 4 महीने हो गए, उन्होंने एक को भी वापस नहीं लिया। चलिए कोई बात नहीं, उनको 5 साल का अरसा है, 5 साल के बाद देखते हैं उन्होंने कितनों को वापस लिया होगा। लेकिन अगर ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वोट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी आफ्स्पा से बात हुई मोदी जी से? आफ्स्पा हटाने को? मोदी से आपसे इस पे बात नहीं। आप एक बार फिर से पहल करना चाहेंगे? अब वक्त कहाँ रहा, अब तो वक्त कहाँ रहा। चुनावी मुद्दा रहेगा।
अब चुनावी मुद्दा रहेगा, चुनावी इलेक्शन मुद्दा भी इशू नहीं रहेगा, इलेक्शन इशू कहाँ रहेगा। निराशा है कि आफ्सपा आप हटा नहीं पाए ऐसे टाइम पर, अफसोस है, जनरली पीस थी कश्मीर में। अफसोस है। मैं चाहता था हटाना, मैं आज भी मानता हूं कि हटाने के लिए हालात साजगार हैं, नहीं हटा पाया, ये अफसोस तो रहेगा ही। चलिए मुख्यमंत्री साहब, खत्म करने से पहले ये बताया, आपने हैदर देखी? जी नहीं, हैदर नहीं देखी? जी नहीं। एक लौते आप कश्मीरी ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक हैदर नहीं ना, देखी। बहुत कश्मीरी में, अगर मैं देखता तो गैर कानूनी तौर देखता। कश्मीर में सिनेमा नहीं है, केबल पे आया नहीं है। सबने देख लिए, लेकिन कश्मीर में खूब फोन आए हैदर। फिर उन्होंने गैर कानूनी तौर देखा होगा। सीएम गैर कानूनी कुछ काम नहीं मैं कर नहीं सकता हूँ, कर नहीं सकते। चलिए मुख्यमंत्री साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थी ओमर अब्दुल्ला से आज की खास मुलाकात।